सबसे पहले आप तमाम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं और जो पत्रकार लोग हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो आप तमाम लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे ख्याल से हम हमसे पहले जो दो वक्ता हैं, उन्होंने डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ इस पे एक पक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? विश्वविद्यालयों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर कोई नया मामला नहीं है, तो पुराना कोई मामला निकाल करके पुराने केसेस में किस तरीके से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। आज जो बिहार की अखबार में खबर आई है, 2 दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। मोकामा में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और बेगूसराय में एक मासूम के साथ उसके ही चाचा के द्वारा बलात्कार किया गया है। ये 2 घटना का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस इनके ऊपर गिरफ्तारियाँ नहीं कर रही है। ऑलरेडी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो खूनी थे, जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर डकैती का आरोप था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस देश की संपदा को लूटा है, उन तमाम लोगों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जबकि देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी, उनकी नौकरियां छूट रही हैं। जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर, पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम लोग। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों पर देश का नजर ना हो। और ये विद्यार्थी जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। ये सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए जो जरूरी चीज है, उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। एक एक करके लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन का फायदा उठा करके विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से ठीक है, विश्वविद्यालयों ठीक पे है। हमले हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि नहीं, नहीं। ये सरकार हम लोगों को अंग्रेजों की याद दिला रही है। और इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, उनको खास करके इसलिए टारगेट किया गया है कि इसमें एक तीर से दो शिकार किया जाए। एक तो सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान जो लोग एक्टिव थे, उनसे बदला भी निकाला जा सके। सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को ये मैसेज जाएगा कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। ये साजिश के तहत ये तमाम काम की जा रही है। हमको लगता है कि लॉकडाउन अपनी जगह पे है, कोरोना महामारी अपनी जगह पे है, इससे हम लोगों को निपटना है। लेकिन इस तरीके पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नए तकनीक के माध्यम से, नए तरीके से हम लोग अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार तक भी हम लोग अपनी किस तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये हमारा पहला कदम है। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। कल को अगर सरकार लॉकडाउन की आड़ में बदले की राजनीति अगर नहीं खत्म करती है, जो हमले किए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों पे और विद्यार्थियों के ऊपर, सामाजिक और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर इस पे ये रोक नहीं लगाते हैं, तो मजबूरन नए तरीके से लॉकडाउन और कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसको मानते हुए हमको अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, और सवाल भेजते रहें। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे सवाल आए हैं, उसमें पर्टिकुलरली कन्हैया कुमार के लिए सवाल, कई जर्नलिस्ट साथियों ने सवाल किया है, तो मैं उनकी तरफ ही पहला सवाल डायरेक्ट करूंगा कि जामिया और एएमयू का खास करके जिस तरह से उसको टारगेट टारगेट किया गया है, कि आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की खास करके एक सेलेक्टिव टारगेटिंग है, और जिस तरह से कोरोना शुरू होने के बाद भी कोरोना जिहाद और फिर जामिया के स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उनको दिल्ली वायलेंस का दोषी बताने की कोशिश की है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार पर्टिकुलरली मुसलमानों को चुन के टारगेटिंग कर रही है क्योंकि वो इजी विक्टिम्स है? कन्हैया कुमार। जिस साथी ने भी ये सवाल पूछा है, कई उनका, साथियों की तरफ से, असल में हाँ, मैंने जोड़ करके एक सवाल बना दिया उसको। सभी सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो पूछा गया है उससे संबंध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा, अपने भाषण में कहा कि आपदा को अवसर के तौर पे देखना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि ये अवसर इस रूप में देखना चाहिए था कि देश में और रोजगार कैसे पैदा किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, हम आत्मनिर्भर अपने उत्पादनों में कैसे बने। लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं शायद उसको गलत तरीके से ले लिए। वो अवसर को इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जाए। जहां तक सवाल है स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो इस संबंध में मैं ये कह दूं कि जो व्यवस्था आज हमारे सत्ता पे काबिज है, उसकी शुरू से ही एक पहल रही है कि समाज को कैसे धर्म के नाम पे बांटा जाए। और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है। दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हो गया था कि कैसे भारतीय समाज को धर्म के आधार पर दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सके। और मैं समझता हूँ कि उसका जो बीजारोपण किया गया था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और आज जब ये सत्ता में आ गए हैं तो ये उसका फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार-बार जो नैरेटिव इस देश में घूम-घूम करके चलता है, वो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं, वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारत के विरोध करने वाले लोगों को करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल इस देश के भीतर ही एक इंटरनल एनिमी खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो मान लीजिए बँटवारा होकर के भारत से अलग होकर के चला गया, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके टोले में कैसे एक पाकिस्तान खड़ा किया जाए? कैसे साथ में जो खेलने वाले लोग हैं, जो एक साथ ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपस में कैसे बाँट दिया जाए? एक साथ ही उनका व्यवसाय चलता है, उनकी दुकानें चलती हैं, उनको आपस में कैसे बाँट दिया जाए? और ये धर्म के आधार पे टारगेटिंग इसलिए होती है कि जब-जब देश धर्म के बहस में उलझा रहेगा, तो फिर लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर इस देश में जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे क्यों खर्च किया जाता है? आखिर इस देश में जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च किया जाता है? 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है? क्यों जो हमारे मज़दूर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाते हैं, उनको आज रोटी नहीं मिल रही है? उनको सपना दिखाया गया था कि भाई आपको बुलेट ट्रेन देंगे, और वो अच्छे दिन के वादे में वोट भी किए थे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण जनरल ट्रेन उनको नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन मिल रही है, उसको पहुँचना था गोरखपुर, वो पहुँच जाता है कहीं और। एक अंग्रेजी हिंदी गाना है कि पहुँचना था जापान, पहुँच गए चीन। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, जिसको हम कहते हैं बुनियादी सवाल से लोगों को गुमराह करना, उसके तहत ये टारगेटिंग की जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। अब देखिए कि उसका अगला शब्द क्या होता है। जिहादी, नक्सली, एंटी नेशनल, टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य। इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? मुसलमानों को शामिल किया जाता है, दलितों को शामिल किया जाता है। इस देश के भीतर जो मज़दूरों और किसानों के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश में न्याय और बराबरी की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, भाई ये लोग प्रो मुस्लिम हैं, भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं। इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया गया है कि जो चाल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रची गई थी, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं और सब लोगों को ये नोट करना चाहिए
कि भारत का जब विभाजन हुआ उसका समर्थन हिंदू महासभा भी कर रही थी और मुस्लिम लीग भी कर रहा था। और मुस्लिम लीग के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो गांधी को समर्थन करने वाले लोग थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्थन करने वाले लोग थे, जो इस देश में कहते थे कि हम हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिल करके साथ रहेंगे, वो लोग यहाँ रुके थे। और आज उनको इस देश में रुकने की सजा दी जा रही है। बार बार उनसे इस देश का नागरिक होने का कभी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कभी उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम थोड़ा मुसलमान सा लगे देखने में, उनको आतंकवादियों का अड्डा बताया जा सके, और उनके हक के लिए जो यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे जेएनयू खड़ा हो, चाहे एचसीयू खड़ा हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा हो, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस टुकड़े टुकड़े गैंग के फ्रेमवर्क में डाला जा सके, और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हमेशा गुमराह करके हिंदू मुसलमान का गैर जरूरी बहस खड़ा करके, जहां तक कोरोना का सवाल है उसमें भी आप देख लीजिए कि लॉकडाउन तैयारी के साथ होना चाहिए था, लॉकडाउन तैयारी के साथ नहीं किया गया। लॉकडाउन करने के बाद इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी हुई। डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं पहुंची हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत जो पहले से खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई है, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है। जिनको जो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको चिंता है कि पढ़ाई उनकी कैसे खत्म होगी, जो पढ़ाई खत्म कर लिए थे उनको चिंता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, जिनको नौकरी मिल गई थी उनको चिंता है कि उनकी नौकरी कैसे बचेगी। इन तमाम सवालों को गुमराह करके ये हिंदू मुसलमान के बहस में देश को फंसाना चाहते हैं। इसीलिए जिन साथियों ने भी ये प्रश्न किया है उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिस तरीके से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि बाकी साथियों ने भी आपसे अपील किया है कि आप केस के मेरिट को जाकर के देखिए, और कोई भी केस उठा करके देख लीजिए। अगर हम लोग अपने ही केस का उदाहरण दें, इतने साल हो गए हैं, दिन रात प्राइम टाइम चला था कि देश के खिलाफ बोला गया है, क्या हुआ है उस मामले में, क्यों उस पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि उनको मालूम है कि इन सारे केसेस से ये लोग निर्दोष होकर के निकल जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप सोचिए, जिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई खत्म करने में उनको दिक्कत हो रही है, इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है ताकि उसको यातना दिया जा सके, और तो उसको प्रताड़ित किया जा सके, और समाज को यह संदेशा दिया जा सके कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को बंद कराएंगे। तो आप मीडिया साथियों से हमारा अपील है कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाइए, कि सरकार से हम सीधा सीधा मांग करते हैं। पहली बात ये कि ये जो बदले की राजनीति है सरकार बंद करे, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना शर्त रिहा किया जाए। और तीसरी बात, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप भी कोरोना से लड़ने पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी भाजपा विद्यार्थी नोचे। तो ये विद्यार्थियों को और विश्वविद्यालयों को नोचना बंद कीजिए, ये सीधा मांग है हमारा सरकार से। और हमारा अगला सवाल फिर से कन्हैया कुमार के लिए है। एक्चुअली ये सवाल दोनों कन्हैया और जिग्नेश के लिए, स्पेसिफिकली एक सवाल कन्हैया के लिए है और उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन बाकी सब के लिए भी है। कन्हैया जी कुमार के लिए सवाल ये है, प्रिंट की फातिमा खान जर्नलिस्ट हैं, इज देयर अ रीजन व्हाई यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम दिस conversation against the arrests for so long? As someone who rose out of the students movement, do you think you should be at the forefront of this fight against students? कन्हैया, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? साथी, ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो शायद कि क्यों हम लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी बात यह है कि शुरू में ही लोगों ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यही अवसर है सरकार के लिए कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत बोल नहीं पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो जैसे इस देश की हर समस्या के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि जो नहीं हुआ उसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं, सोचिए अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते तो देश की परिस्थिति क्या हो गई।
आप माने गिरी हुई हरकत समझ लीजिए कि ये है कि मोदी जी हैं तो 3,000 लोग ही मरे हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो 4 लाख लोग मर जाते। इस तरह की मतलब बेगैरत बात भी करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों की मजबूरी ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के समर्थन में जो बोलने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोगों ने ही जो है कोरोना फैला दिया है देश में। कोरोना का वायरस जो है वो चाइना में मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है भारत के भीतर जो रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके फ्रिज में कोरोना का वायरस ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ही वो लोग अवसर तलाश लिए हैं कि जब ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है तो क्यों ना टारगेट करके, सिंगल आउट करके, एक एक करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और रही बात व्यक्तिगत तौर पे हमारे बहुत एक्टिव होने का, तो लॉकडाउन की परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार है। और हमारे जैसे लोग कैसे एक्टिव नहीं होंगे, हमको तो हर हाल में एक्टिव होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी पीठ भले अलग अलग हो लेकिन सत्ता का डंडा एक है। जब हम ये बात समझते हैं तो हम अपनी पीठ अलग अलग ना रखें, हम अपनी लड़ाइयों को टुकड़ों टुकड़ों में ना लड़ें, बल्कि उनको मिला करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपनी लड़ाई को हमको लड़नी है। और जहां तक सिंगल आउट करने का बात है, तो ठीक कहा हमारी जामिया के एक साथी ने कि यही तो कोशिश है उनकी कि लोगों को आपस में बांटा जाए, लोगों को डराया जाए। तो ना हम डरे हैं ना आपस में बटे हुए हैं, हम लोग मिल करके इस सवाल को उठाएंगे। लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते हम लोग नहीं उठा पा रहे थे बहुत एक्टिवली, क्योंकि उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमारे लिए जरूरी और भी हो जाता है कि आज हम सब लोग जितने लोग बात कर रहे हैं, शायद हम में से किसी को पता नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी कब हो जाएगी। तो ये सवाल एक्चुअली डाइवर्ट किया गया है और मैं प्रिंट की अपनी साथी से अपील करना चाहता हूँ कि जब इस तरह का सवाल फ्रेम किया जा रहा हो कि जिग्नेश क्या कर रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहे हैं, तो उस समय बेसिकली ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब देश में हजारों लाखों प्रवासी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं तो देश के श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर कौन है? देश को पता ही नहीं है कि लेबर मिनिस्टर कौन है। जब कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लूडो खेल रहे हैं। जब देश के विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो टीवी देखते हुए फोटो डालते हैं। तो जो सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए वो सवाल जो डिसेंडर के रूप में जिनको हम देखते हैं, जो सवाल को मुखरता से उठाने वाले लोग हैं, उनसे ही उल्टा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम सवाल पूछने का सम्मान करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल ठीक पूछा है। जाए। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन एक अवसर लेकर के आया है सरकार को विद्यार्थियों को संट करने का। तो हम इस अवसर में यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन करते हुए एक तरीका निकाला जाए और अपनी आवाज सरकार तक भी पहुंचाया जाए और लोगों को भी आपस में संगठित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।